शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश भर में 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। अब रेड, ऑरेंज, ग्रीन के अलावा बफर और कंटेनमेंट जोन भी। लॉकडाउन के चौथे चरण में भी मेट्रो, रेल और हवाई सेवा पर रोक जारी। स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक जारी। 20 लाख करोड़ के आखिरी किस्त का ऐलान। पीएसयू में निजीकरण की तैयारी। एक ही सेक्टर में 4 से ज्यादा काम करने वाली कंपनी में विनिवेश पर जोर। मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज से कांग्रेस सहमत नहीं। आनंद शर्मा का बयान, केवल 3 लाख करोड़ का है पैकेज, चाहे तो बहस कर ले सरकार की नुमाइंदे। प्रियंका गांधी की सीएम योगी से अपील। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए बसों को मिले परमिशन। यूपी बॉर्डर पर इंतजार कर रही हैं सैकड़ों बस। देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होगा। चौथा लॉकडाउन 14 दिनों के लिए होगा। लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। देश भर में फिलहाल 31 मई तक मेट्रो नहीं चलेंगी। सभी विदेशी और घरेलू हवाई उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी, लेकिन घरेलू एयर एम्बुलेंस को छूट रहेगी। देश भर में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान भी 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल पहले की तरह बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट भी पहले की तरह बंद रहेंगे। हालांकि खाने की होम डिलीवरी की जा सकती है। धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर रोक जारी रहेगी। धार्मिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलेंगे, लेकिन कोई दर्शक नहीं होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट ही रहेगी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को तय करने का पूरा अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। राज्य जोन के हिसाब से इलाके को बांट सकते हैं। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के अलावा 2 और जोन इस बार रहेंगे, जो कि कंटेनमेंट हैं और बफर जोन भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन कंटेनमेंट और बफर जोन तय करेगा। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तैयारी की जाएगी। इसके साथ ही घर घर जाकर जांच की जाएगी। राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही पर राज्य सरकारें आपस में फैसला लेंगी। राज्यों के बीच आपसी सहमति से बसें चलाई जा सकती हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में बसें नहीं चलेंगी। स्वास्थ्यकर्मी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं। राज्यों के बिना किसी रोक टोक के सामान के ट्रकों और गाड़ियों की आवाजाही होगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी के तहत ही लोगों की गतिविधियां होंगी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों के आने जाने पर रोक जारी रहेगी। बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने की सलाह है। इसके साथ ही सभी को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सरकार केंद्र की गाइडलाइंस आने से पहले ही लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला ले चुकी थी। आपको ये भी बता दें कि पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल से 3 मई तक कर दिया गया। अब तीसरा लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक था, जिसमें से अब कल चौथा लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है। और एक बार फिर आपको ग्राफिक्स से समझाते हैं कि क्या खुलेगा और क्या नहीं। सबसे पहले क्या खुलेगा ये आपको बताते हैं। ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इसके साथ ही जो स्टेडियम हैं खुलेंगे, लेकिन उसमें कोई दर्शक नहीं होगा। स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी दफ्तर के बारे में आपको बता दें कि वो खुले रहेंगे। सरकारी जो कैंटीन है वो भी चलती रहेंगी। तो दफ्तर और कैंटीन सरकारी चलती रहेंगी, खुले रहेंगे। जो कंटेनमेंट जोन है उसको छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आपसी सहमति से बसें आ जा सकेंगी। अब बताते हैं आपको कि क्या बंद रहने वाला है। हवाई उड़ानें पहले की तरह बंद रहेंगी।
इसके साथ ही मेट्रो रेल सेवाएं पूरे देश में बंद रहेंगी। स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे पहले की तरह। होटल रेस्टोरेंट्स को लेकर भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम पहले की तरह इस पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयोजन पर भी पाबंदी जारी रहेगी। दरअसल लॉकडाउन बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना के संक्रमितों की जो तादाद है 92,000 के पार पहुंच चुकी है। covid19india.org के मुताबिक देश भर में कोरोना से 92,238 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 53,751 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। देश भर में कोरोना के चलते अब तक 2,911 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 30,706 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि 30,000 के पार यह आंकड़ा महाराष्ट्र में पहुंच चुका है, जिनमें से अब तक 1,135 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु पर आते हैं, यहां पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। यहां 11,224 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। तमिलनाडु में अब तक 79 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। गुजरात में यह आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है, यानी कि 10,989 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। गुजरात में अब तक 625 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में भी हालात खराब हैं। दिल्ली में 9,755 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 148 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो यहां पर 5,000 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 5,083 मामले राजस्थान में सामने आए हैं। यहां पर कुल मिलाकर 128 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। और कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि किसको मिलेगा क्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका पूरा लेखा जोखा मीडिया को बताया। Emergency working capital facility for businesses, including the MSMEs, 3 lakh crores, where we are giving 100% guarantee. Subordinate debt for stressed MSMEs, again Government of India guarantee, 20,000 crores. Funds of funds for MSME, that is up to 50,000 crore. EPF support for business and workers, 2,800 crores. Reduction in EPF rates, 6,750 crores. Special liquidity scheme for NBFCs, HFCs, Housing Finance Corporations and microfinance institutions, 30,000 crores. Partial credit guarantee scheme, which is the second version because we had announced one earlier, for liabilities. The earlier one looked at the asset side. This one looks at the liability side. And earlier it was probably guaranteed 10%, this time it is 20% guarantee for the first loss. So NBFC, HFC and MFIs, 45,000 crores. Liquidity injections for DISCOMs, 90,000 crores. Reduction in TDS and TCS rates down by 25%, 50,000 crores. So all this takes the first day announcements total to 5,94,550 crores. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए, छोटे व्यापारी और स्वरोजगार करने वालों के साथ ही छोटे किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। क्या कुछ डिटेल है, सुनिए। Food grain supply to migrant workers for 2 months, which I did repeat now. First tranche per PM Garib Kalyan, but the second one 3,500 crores. Interest subvention which I announced for the Mudra Sishu loans, 1,500 crores. Special credit facility to street vendors. 50 lakh street vendors were to benefit out of it. Each would get up to 10,000 rupees. I had announced it earlier. That takes 5,000 crores. सरकार बेशक 20 लाख से ज्यादा के राहत पैकेज का दावा कर रही हो, लेकिन कांग्रेस ने सरकारी पैकेज पर सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि राहत पैकेज केवल 3.22 लाख करोड़ रुपए के बराबर की है, जो जीडीपी का महज 1.6% है। ये 20 लाख करोड़ रुपए नहीं है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि आंकड़ों के मामले में मुझे गलत साबित करके दिखाएं। Is that what has been given, including the announcements of today, that's 40 lakh additional allocation for Manrega, which we welcome. It adds up to 3.32 lakh crore, and beginning from the first announcement of 1.76 lakh crores, this is where we have reached. So it is 1.6% of the GDP. It's less than 1.8%. There is no 10% of the GDP. This is not a time for political one-upmanship, but I would like to debate this with the finance minister. Let her contradict what I am saying, that what you have given does not total up even to 2%. It's much less than 2% of the GDP, not 10%, as the Prime Minister had very forcefully committed and announced. आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार कर्ज दे रही है, राहत पैकेज नहीं। ऋण ऋण होता है, क्रेडिट क्रेडिट होता है, उसको आप फाइनेंशियल सपोर्ट या स्टिमुलस नहीं कह सकते। कोई भी अर्थशास्त्र का ज्ञानी इसको स्वीकार नहीं करेगा। अन्य देशों में जहां स्टिमुलस दिया गया है, मैं अपनी जीडीपी की तुलना अमेरिका से नहीं कर रहा, चाहे वो जर्मनी ने दिया, यूके ने दिया, फ्रांस ने दिया, इटली ने दिया, तो सही माने में इनकम सपोर्ट और वेज सपोर्ट दी है। एक तरफ पैकेज को लेकर कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राहुल गांधी के मजदूरों से मिलने को लेकर हमला कर रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि मजदूरों के साथ बैठकर बात करने से क्या होगा। सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मजदूरों के लिए ज्यादा ट्रेन लेने के लिए क्यों नहीं कह रहे। सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सभी को मिलकर काम करना होगा। क्यों उनके अपने अपने राज्य सरकार जहां भी है और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को उसमें बिठाएं और माइग्रेंट्स को इतने सुविधा के साथ, सुविधा काफी नहीं है फिर भी सुविधा के साथ उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनके अपने राज्य को, जहां कांग्रेस के सरकार हो या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें, ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपसेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ, ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दरअसल शनिवार को दिल्ली में सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। प्रवासी मजदूरों को मास्क, खाना, पानी की बोतल दी थी। मजदूरों के लिए गाड़ियों का भी इंतजाम कराया था और उसी को लेकर हमलावर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राहुल गांधी पर निर्मला सीतारमण के हमले का जवाब अब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिया है। उनका कहना है कि गरीबों का दुख बांटना अगर बेशर्मी है तो यह अपराध हम बार बार करेंगे।
बेसहारा मजदूर सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप उनके आत्म सम्मान और आजीविका को रोंदे जा रहे हैं। निर्मला जी, आदरणीय मोदी जी, क्या मजदूर की बेबसी अब आपको ड्रामेबाजी लगती है? सैकड़ों हजारों किलोमीटर पांव में छाले लिए नंगे पांव टूटी हवाई चप्पल के साथ चलने वाला मजदूर आपको ड्रामेबाज लगता है? भूखे प्यासे बगैर रोटी और दवाई के साथ चलने वाला मजदूर आपको ड्रामेबाज लगता है? पीठ पर सामान उठाए, पेट पर बच्चा उठाए चलने वाला मजदूर हमारे भाई और बहन अब आपको ड्रामेबाज लगते हैं? 135 जिंदगियां मजदूरों की ली गई, परंतु ये आपको ड्रामेबाज लगते हैं? देश के मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों का अपमान मत कीजिए, ये घोर अपमान है, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। संवेदन सूदखोर और साहूकार सरकार को, निर्मला जी को और मोदी जी को आगे बढ़कर देश के श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल जी उनका दर्द बांटने गए थे। अगर दर्द बांटना अपराध है तो हम ये बार बार करेंगे। क्या गूंगी बहरी सरकार को मजदूरों की पीड़ा और व्यथा से अवगत कराना अपराध है? अगर ये अपराध है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये अपराध बार बार करेंगे। तो मजदूरों को लेकर लगातार राजनीति जारी है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी, तो मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। अगर प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की जा रही है और इसी कड़ी में देश के 7 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर ऐतराज जताया है। पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक देश में सार्वजनिक जमीन सरकार के पास एक जिम्मेदारी की तरह होती है। गलत दृष्टिकोण के आधार पर इतने बड़े बदलाव नहीं करने चाहिए। सरकारी दफ्तरों के आसपास की जगह और लोगों के रूटीन घूमने के लिए बनाई गई जगह पब्लिक स्पेस में अंतर होता है। लोगों के लिए एक मनोरंजन की जगह बनाने की कोशिश में मूल हेरिटेज साइट को नुकसान पहुंचेगा। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में बदलाव से हेरिटेज साइट्स के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। दिल्ली में पहले ही प्रदूषण बढ़ी हुई समस्या रही है। ऐसे में हरे भरे इलाके में बहुमंजिला इमारत बनाने से पर्यावरण को नुकसान होगा, दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ेगा। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि नियम कायदों को ताक पर रखकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माण एक तरह से ऐतिहासिक धरोहरों के साथ छेड़छाड़ है। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक मकसद केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों को एक जगह लाना भी माना जा रहा है। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने अपनी चिट्ठी में कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए पूछा कि क्या सेंट्रल विस्टा नई इमारत की जरूरत से ज्यादा क्या उस अंधविश्वास पर शुरू हुआ जिसमें संसद की इमारत को अशुभ ठहराया गया है। बता दें कि पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने वालों में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनीता अग्निहोत्री, जूली रिबेरो, अरुण रॉय और अभिजीत सेनगुप्ता शामिल हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है और इस हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट का जो बजट है 20,000 करोड़ रुपए का है। दिल्ली मास्टर प्लान में संशोधन को मंजूरी दी गई है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में 5 प्लॉटों के लिए लैंड यूज में संशोधन किया गया है, जिसमें मौजूदा संसद के बगल में नया संसद भवन और प्रधानमंत्री के लिए नया आवास बनाने का प्रस्ताव शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 4 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में स्थित कई ऐतिहासिक इमारतों का
पुनर्निर्माण और पुनर्विकास किया जाएगा। बढ़ते आगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर पार्टी ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सैकड़ों बसें भेजी हैं, लेकिन इन बसों को यूपी में घुसने के लिए सरकार की इजाजत का इंतजार करना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, हमारी बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं। हजारों की संख्या में राष्ट्र निर्माता मजदूर और प्रवासी भाई बहन धूप में पैदल चल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, इजाजत दीजिए, हमें अपने भाइयों और बहनों की मदद करने दीजिए। कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान के भरतपुर और अलवर से 500 बसें यूपी आने के लिए तैयार हैं। यूपी के बहज गोवर्धन बॉर्डर पर ये बसें खड़ी हुई हैं। इन बसों में यूपी के प्रवासी मजदूर सवार हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भेजकर मजदूरों के लिए 1000 बसों को चलाने की इजाजत मांगी थी। प्रवासी मजदूरों को सही सलामत उनके घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस अपने खर्चे पर बसें चलाना चाहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। लॉकडाउन की वजह से देश के कई हिस्सों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। श्रमिकों को लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 43 विशेष ट्रेनों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोशिश है कि दूसरे राज्यों में फंसे हुए छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लाने का सिलसिला लगातार जारी रहे। मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर अब तक 11 स्पेशल ट्रेन 16,254 श्रमिकों को लेकर छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने अब श्रमिकों को लाने के लिए 43 और ट्रेनों को मंजूरी दी है। ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रेनों में आने वाले श्रमिकों के लिए रेलवे मंडलों को अब तक 1,88,00,000 रुपए का भुगतान कर दिया है। देखिए, कल उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ केवल 10 ट्रेन की मांग की है और उसमें झूठे साबित हुए। 30 ट्रेन की मांग हमने कही थी और 9 ट्रेन हमारे छत्तीसगढ़ पहुंच भी चुका है। आज फिर से उन्होंने पटरी बदल दी और हमारे छत्तीसगढ़ में अभी किसी प्रकार के जितने अनुमति हमको देना था, सहमति देना था, छत्तीसगढ़ में कोई पेंडिंग नहीं है। अब उन्होंने पटरी बदली है। ये है कि जो राज्य भेजने वाला है और जो जिस राज्य में पहुंचने वाला है, दोनों की सहमति बहुत जरूरी है। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आगरा मुंबई NH से कनेक्ट विदिशा हाईवे पर पहुंचकर प्रवासी मजदूरों की मदद की। उन्होंने कहा कि जिस तरह मजदूरों की परेशानी सामने आ रही है और एक्सीडेंट्स में उनकी जान जा रही है, उससे केंद्र और राज्य सरकार की विफलता सबके सामने है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। उनके घर पर ही उनको हिरासत में रखा गया है। पुलिस का कहना है कि वो दिल्ली और यूपी की सीमा पर आने वाले प्रवासियों को कल और आज लेकर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि इस तरह का कार्य में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, जिससे आगे की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के आदेश के बाद अब मजदूरों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। पहले तो मुसीबत लगातार हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव पहुंचने की थी, लेकिन औरैया हादसे के बाद अब यूपी प्रशासन ने आदेश दिया है कि प्रवासी मजदूर सड़कों पर चलता ना दिखाई दे। आदेश के बाद साहिबाबाद के सरकारी स्कूल को शेल्टर होम में बदल दिया गया है, जहां पर जो प्रवासी मजदूर दिल्ली से पलायन करने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी मजदूरों को यहां पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जो तस्वीर
सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार किया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर मजदूर हैं जिन्हें भेड़ बकरियों की तरह भरा गया है। मजदूर खुद बता रहे हैं कि खाने पीने की अच्छे इंतजाम यहाँ नहीं। कोरोना वायरस संक्रमण राष्ट्रपति भवन भी पहुंच गया है। राष्ट्रपति भवन के एसीपी फंक्शन करण सिंह कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। करण सिंह को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एसीपी राष्ट्रपति भवन के ऑफिस में कार्यरत हैं और ये ऑफिस राष्ट्रपति भवन के अंदर है। करण सिंह राष्ट्रपति भवन में एसीपी फंक्शन है। राष्ट्रपति भवन में एसीपी फंक्शन का अहम रोल होता है। एसीपी करण सिंह को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति भवन में तैनात कई पुलिसकर्मियों और स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक 67 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद अस्पताल घेरे में आ गया है। दरअसल 67 साल के गणपत भाई गुरु भाई मकवाना की तबीयत 10 मई को खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके टेस्ट कराए गए। 3 दिन गणपत भाई के बेटे अपने पिता की तीमारदारी के लिए लगे रहे, वार्ड के बाहर वो रहे। बाद में अस्पताल के स्टाफ के कहने पर वो अपने घर चले गए। 15 तारीख को उनके बेटे को पता चला कि उनके पिता कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्हें अस्पताल में ही रहना होगा। उसी रोज यानी 15 तारीख को ही उनके बेटे को फोन आया कि उनके पिता की मौत हो गई। जब उनके बेटे अस्पताल में गए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके पिता की डेड बॉडी बीआरटीएस स्टेशन के बाहर से मिली है। उनकी जेब से घर का नंबर मिला था जिस पर पुलिस ने फोन किया था। अब सवाल उठता है कि जब गणपत भाई कोरोना पॉजिटिव थे तो उनका शव स्टेशन पर कैसे पहुंचा, जिस पर पुलिस का कहना था कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। बता दें कि ये घटना एसीबी हॉस्पिटल की है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था और कहा था कि यह अस्पताल देश के बेहतरीन अस्पतालों में से एक होगा। प्रवासी मजदूरों के साथ कई जगह सड़क हादसे के बावजूद उनका ट्रकों से घरों का लौटना कम नहीं हो रहा। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में राष्ट्रीय मार्ग 6 पर बड़ी संख्या पर ट्रकों पर प्रवासी मजदूर जाते दिखाई दे रहे हैं। कई मजदूर एक साथ पैसा इकट्ठा करके ट्रक से यात्रा कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि हम ट्रक किराए पर लेकर मुंबई से पश्चिम बंगाल के मालदा की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। देश में लॉकडाउन के बाद मजदूरों के पलायन के एक से एक मार्मिक तस्वीरें आपने देखी। कहीं अपनी बैलगाड़ी में बैल की जगह इंसान को देखा है, तो कहीं सूटकेस पर सोते हुए बच्चे को भी आपने जाते हुए देखा। और ऐसी एक तस्वीर अलीगढ़ से अब सामने आई है, जहां छोटी बच्ची को एक बड़े प्लास्टिक के डब्बे पर बैठाकर परिजन हापुड़ से फर्रुखाबाद के लिए जाते हुए दिखाई दिए हैं। बारी बारी से तीनों लोग बच्ची को डब्बे पर बैठाकर ले जाते दिखे, जबकि छोटा जो बेटा था वो पैदल ही चल रहा था। यूपी में गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के रोजा पुलिस पिकेट पर बैठा मजदूर परिवार 1 महीने से लगातार पैदल चल रहा है। अंबाला कैंट से 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका ये परिवार गाजीपुर पहुंचा। इस दौरान अंबाला से पैदल चलकर गाजीपुर पहुंचे ललन महतो ने बताया कि अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ वो 1 महीने से चल रहे हैं। अभी तकरीबन 400 किलोमीटर बिहार के सहरसा जाना है। गाजीपुर में पलायन कर रहे इन श्रमिकों की मदद को हाईवे के किनारे बसे गांव के लोग आगे आए और उनके इस काम में पुलिस भी अब मदद कर रही है। इसके साथ ही इन श्रमिकों की मदद के लिए कई समाज सेवी भी आगे आए और इनके लिए नाश्ता, बच्चों के लिए बिस्किट, पानी की इंतजाम भी किया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।